गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेंशन में तो हो गया। वेल्डिंग कर रहे थे। वेल्डिंग भी मैंने आपको बट वेल्ड की डिजाइनिंग भी बता दी थी, फिलेट वेल्ड की स्पेसिफिकेशन बता दी थी। लास्ट स्पेसिफिकेशन हमारा चल रहा था ओवरलैप का। लास्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन वाज ऑफ ओवरलैप। सो लास्ट स्पेसिफिकेशन वाज ओवरलैप। ठीक है, यानी डिजाइनिंग करनी है फिलेट वेल्ड की। सवाल करेंगे आज फिर वेल्डिंग के ऊपर, कोशिश करते हैं वेल्डिंग ऑलमोस्ट पूरी निपटा देते हैं आज। तो स्टील भी आपका खत्म हो गया 40% के आसपास, वेल्डिंग खत्म हो जाएगी तो ठीक है, हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट। ऑफलाइन सेंटर फॉर गेटिंग लाइन क्लासेस रनिंग एट ऑफिशियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट मंथ नया बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर एक्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स। 50% ऑफ अवेलेबल है। यू कैन स्कैन दिस कोड आल्सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आप इसको कोई स्कैन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक अनाउंसमेंट। एक बार फोटो शेयर कर देना कल कहां तक किया था हमने, तो व्हाट वी हैव डन। रिफ्रेश करूंगा, परेशान मत होना। ओवरलैप हो गया था ना? ओवरलैप हो गया था, तो अब हम बात करेंगे किसकी? डिजाइन स्ट्रेंथ की। सो ओवरलैप हो गया था, अब हम बात करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। So design strength of fillet weld. So first point says that design strength of fillet weld. So design strength of fillet weld is based on design strength of fillet weld is based on effective area. किसके ऊपर बेस है? effective area के ऊपर बेस है। पहली चीज तो ये effective area का लिखा था हमने स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट सेज डिजाइन स्ट्रेंथ होती कितनी है? So design strength of fillet weld is given by design strength of fillet weld is given by so design strength of fillet weld is given by fillet weld की design strength. So PDW so PDW this is बट में yield थी, यहाँ पर अल्टीमेट है। So ultimate into effective area. Effective area कैसे निकालोगे? How you calculate the effective area? So length of the weld into throat thickness TT divided by root 3. So divide by root 3 multiplied by gamma mw. So multiplied by gamma mw. डब्बा बनाओ इसके ऊपर। So डब्बा बनाया। सारे पैरामीटर्स का मतलब LW। LW क्या है यहाँ पे? LW कल बताई थी। Effective length. Effective length of weld. Effective length है वेल्ड के mm के अंदर। TT या TE मतलब एक ही है। ये हमारी क्या है? Effective throat thickness. So throat thickness. So throat thickness of fillet weld. So throat thickness of fillet weld इसमें mm में है। Then S इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं FU LW। थ्रोट थिकनेस कितनी है हमारी? KS डिवाइड बाय रूट 3 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 1.5। S हमारा क्या? साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो ये हमारी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है। दिस इज द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड mm में। फिर FU FU क्या है? FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब फिर से जैसे वहां पे मैंने FY डैश लिखा था, यहाँ पे FU लिखूंगा, फिर से कंफ्यूजन होगा, तो FU डैश लिखो। अब FU डैश क्या है? FU डैश है स्मॉलर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? तो स्मॉलर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी? तो स्मॉलर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड एंड पेरेंट मटेरियल दोनों में से जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ छोटी होगी वही लेंगे एफ डैश। तो एलडब्ल्यू आ गया, टीटी आ गया, एस आ गया कि कांस्टेंट है उसके बारे में पता नहीं हमें। गामा एमडब्ल्यू पता ही हमें, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी वैल्यू होती है? 1.25 1.25 शॉक वेल्ड के लिए और 1.5 फील्ड वेल्ड के लिए। फील्ड वेल्ड के लिए 1.5 फील्ड वेल्ड के लिए। खत्म। करो अप्लाई करके बताओ उसमें। लैप सिंगल कवर बट, डबल कवर बट।
ओके, ये तो हो गया, कट तो हो गया ना, बोल्ट है, बोल्ट के क्वेश्चन है ये, तो बोल्ट के तो हमने कर लिए हैं। वेल्ड के क्वेश्चन उठाने ना, वेल्ड के क्वेश्चन उठाने हैं, तो ये भी हो गया टॉर्शन वाला, ये है हमारा शॉप वेल्ड, ठीक है। इसको देखो, ये क्या है, ऑल अराउंड जाउंड, ठीक है, ये वेल्ड का सवाल है, पीछे वाला बोल्ट का सवाल था, करो उसको। फ्लैट टेंशन मेंबर है 76 into 8 mm to transmit dot नहीं है, कॉमा है, और फैक्टर लोड ऑफ 145 डिजाइन शॉप फिलेट वेल्ड, शॉप फिलेट वेल्ड बनानी है, नेसेसरी ओवरलैप इन द वेल्ड्स आर प्रोवाइडेड ओनली फॉर द केसेस। तो पहला है अप्रोच बताता हूँ, अगले वाले आपको लगेगा करना। क्या है फॉलोइंग केसेस, पहला केस क्या है, टू एज साइड ऑफ द मेंबर, नेसेसरी ओवरलैप इन द वेल्ड्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द टू एजेस। तो पहले केस में आपने वेल्डिंग कहाँ करी है, पहले केस में आपने वेल्डिंग कहाँ करी है, पहले केस में आपने वेल्डिंग करी है दोनों साइड्स पे, ठीक है, दोनों एजेस पे करी है। दोनों एजेस पे करी है तो अच्छी बात है, दोनों एजेस पे करी है, अच्छी बात है। तो ए पार्ट फ्लैट टेंशन मेंबर है, ट्रांसमिट करना है लोड को 76, 76 into 8 mm, इसकी मतलब 76 इसकी विड्थ हो गई, 8 mm हो गई। तो पहले तो उसको बना के दिखाते हैं, पहले वाले केस को। तो पहला वाला केस ये है, ये पहला वाला केस है, गजट प्लेट लगाओ, गजट प्लेट लगाई, अंडू मत हो यार तुम, गजट प्लेट लगाई, बच गए, सॉरी, इसको नीचे लेके आना फिर। गजट प्लेट लगाई, अब करनी है वेल्डिंग। वेल्डिंग कहाँ कर रहे हो आप, वेल्डिंग कर रहे हो दोनों साइड्स पे, तो वेल्डिंग कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, वेल्डिंग कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, तो ये हमारी वेल्डिंग है। हाँ, क्या बोलते हैं इनको, जैसे स्टम्प स्पॉट, इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, अभी मैंने आपको करके दिखाया, ऐसे क्या बोला जाता है, पीछे है नहीं तो दिखाता मैं खोल के। जैसे टेक्निकली टर्म इज व्हाट, एंड रिटर्न, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 2s, तो एंड रिटर्न देना जरूरी है जिसकी वैल्यू होती है 2s, बाद में देखेंगे, अभी तो है ही नहीं, एस नहीं, लंबाई भी नहीं पता है। तो अब ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अब सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करते हैं। सो वी कैलकुलेट सी लॉग ग्रेड गदर प्लेट 8 mm, गदर प्लेट 8 गदर प्लेट इज, ये क्या 8 गदर प्लेट इज, 8 नहीं होगा, एंड होगा, 8 लगा रखा है। सो एंड गदर प्लेट इज 12 mm थिक, ये हमारी गदर प्लेट लगी है 12 mm थिकनेस की। तो वेल्ड की पहले जानकारी निकालते हैं, वेल्ड की पहले जानकारी निकालें, वेल्ड की जानकारी निकालें, तो पहला पार्ट, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ द वेल्ड कैसे निकाली जाती है, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज, साइज ऑफ द वेल्ड में अगर बात करें, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इस पे डिपेंड कर जाती है, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर और थिनर मेंबर पे डिपेंड करती है। मिनिमम साइज थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर पे डिपेंड करती है, थिनर मेंबर पे डिपेंड करती है। गायब हो गए, थिकर मेंबर पे, थिकर कौन है, 12 mm की गदर प्लेट है, 8 mm की हमारी टेंशन मेंबर है, तो 8 mm का हमारा टेंशन मेंबर है, तो थिकर मेंबर 12 mm का हो गया। सो फॉर 12 mm प्लेट, कितनी होती है 12 mm प्लेट के लिए, 12 mm प्लेट के लिए क्या रेंज थी, व्हाट वाज द रेंज बीइंग गिवन, मिनिमम साइज की रेंज बता रही थी टेबल बना के, सो टेबल बना के रेंज दी हुई थी, अगर वो रेंज के एनालिसिस करें किस पे डिपेंड कर जाती है, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर पे डिपेंड कर जाती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, 10 से 20 की रेंज में आ गई, 10 से 20 की रेंज में आ गई तो हम कितनी लेके चल देंगे, 5 mm, तो 10 से 20 की रेंज में आया 5 mm, ये तो मिनिमम साइज हुई। व्हाट अबाउट मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम साइज किस पे डिपेंड करता है, थिनर प्लेट के ऊपर, तो मैक्सिमम साइज फिलेट वेल्ड है, कितना लगाओगे, मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है तो इट विल बी टेकन एज व्हाट, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर माइनस 1.5, सो 8 माइनस 1.5, स्क्वायर और 100 तो स्क्वायर ही है, सो 8 माइनस 1.5 कितना हुआ, 6.5 mm, 6.5 mm, तो अज्यूम करो, तो अज्यूम मिनिमम साइज की तरफ लेंगे, मैक्सिमम साइज की तरफ लेंगे, ये भी डिस्कस किया था हमने कि मिनिमम रखते हैं, मैक्सिमम लेने में कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, देन इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस टीटी, सो इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस, सो इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस, इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस टीटी बोल दो, टीई बोल दो, सो 0.7 टाइम्स ऑफ एस, सो 0.7 टाइम्स ऑफ एस कितना है, 0.7 टाइम्स ऑफ 5 कितना हुआ, 3.5 mm, तो ये हो गई हमारी इफेक्टिव साइज ऑफ दी थ्रोट थिकनेस। नेक्स्ट 3.75 है, ये 3.75, 75 to 35 कैसे, 3.75 कैसे बता रहे, 3.5 है ना, ठीक है 3.5। नेक्स्ट फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है तो स्ट्रेंथ कितनी होगी, फिलेट वेल्ड है तो स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, तो फिलेट वेल्ड है स्ट्रेंथ निकालनी है, तो फिलेट वेल्ड है स्ट्रेंथ निकालनी है, फिलेट वेल्ड है स्ट्रेंथ, ये तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ, फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ अभी लिखी है, दिस इज लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, सो लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, अब मैंने पीछे डायग्राम बना दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, कंट्रोल वी आ गया भैया, तो स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ये हमारी स्ट्रेंथ आ गई फिलेट वेल्ड की, सो स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड वैल्यू पुट करो, स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ये 145 से ज्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए, ये 145 से ज्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए, शुड बी मोर देन 135 और 145 और लेस देन 145, ये 145 से ज्यादा निकल के आना चाहिए, कम निकल के आना चाहिए। अब ये स्ट्रेंथ कम है, 145 किलो न्यूटन का लोड कैसे कैरी कर जाओगे, इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, एफ, डालो एफ यू डैश की वैल्यू, एफ यू डैश की वैल्यू ये 410 है वेल्ड का, तो ये लेके चलूंगा 410, इफेक्टिव लेंथ निकालिए मुझे, टीटी कितना होगा, टीटी हमारा है 3.5, टीटी हमारा 3.5 डिवाइड बाय √3, सो डिवाइड बाय √3 शॉप वेल्ड है, शॉप वेल्ड कहां है पढ़ा था, ये शॉप वेल्ड है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 शुड बी ग्रेटर देन 145 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन बदला किसमें,
न्यूटन में, किलोमीटर मतलब न्यूटन में, यहाँ से इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड आ जाएगी। निकालो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना आ रहा है। सो लेंथ ऑफ द वेल्ड कितनी देनी है आपको, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। दो सौ 220 mm। अगर लेंथ ऑफ द वेल्ड 220 mm है, डिजाइन करना है, मतलब एक साइड पे क्या देना पड़ेगा, एक साइड पे हमें 110 mm देनी पड़ेगी। हो गया डिजाइन कंप्लीट। तो लेंथ ऑफ द वेल्ड आई 220 mm, तो एक साइड पे कितना दोगे, 110 mm। दूसरी साइड पे भी कितना दोगे, 110 mm। दूसरी साइड पे भी हम देंगे 110 mm। एंड रिटर्न आप तो निकाल सकते हो। सो ट्वाइस ऑफ क्या था एस हमारा 5, कितना आया 10 mm। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 mm। ये हमारा एंड रिटर्न हो गया। तो पहली डिजाइनिंग कंप्लीट। नोट करो, ये यहाँ पे डायग्राम बना दिया, इसलिए थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा, तो पेज हो जाते हैं। ओवरलैप का चेक भी लगाना है क्या, ओवरलैप का चेक बिल्कुल लगा सकते हो, डायरेक्टली चेक कर लो ना, ओवरलैप का चेक कर लो। लास्ट पॉइंट हमने ओवरलैप कर लिया तो चेक कर लो, अगर आपको लग रहा है सेफ है तो करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ टी और 40 mm, इसमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आ जाए। तो 4 टाइम्स ऑफ टी, टी तो मेरा 20 mm है, 40 mm मैक्सिमम है, 110 mm दे रखा है, तो सेफ है ओवरलैप। तो ये पहला पार्ट हो गया डिजाइन का। ओवरलैप का चेक लगा सकते हो, निकालना है तो। ओवरलैप हमारा 40 mm तक नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कितनी आ रही है हमारी ओवरलैप, 110 mm की आ रही है। तो यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, तो ओवरलैप कितना बन रहा है, एक दोनों तरफ इफेक्टिव लेंथ एलडब्ल्यू, तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ ओवरलैप कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ ओवरलैप हमारा हुआ लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो इसका मतलब ओवरलैप निकाल लो यहाँ से। सो ओवरलैप कितना हुआ, 220/2, 110 mm है ओवरलैप हमारी। सो ओवरलैप इज दिस मच। सो ओवरलैप निकल के आ गई हमारी दिस मच। नेक्स्ट क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, व्हाट आर द कंडीशंस अवेलेबल। ओवरलैप कैसे कम नहीं होना चाहिए, ओवरलैप मस्ट नॉट बी लेस देन व्हाट, ओवरलैप मस्ट नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ, दो पॉइंट्स है हमारे पास, दो पॉइंट्स है 4t और 40 mm, 4t और 40 mm, जिसमें से 4t कितना हुआ, 4 × 5 20 mm, तो 20 mm तो ओके, तो सेफ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 40 mm आ रही है, तो ओके हमारा ओवरलैप तो कितना है, 110 mm है, हमारा ओवरलैप 110 mm। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो विड्थ है उससे छोटा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन बी। तो ये कंडीशन आपको किसने बताई थी, जिस कंडीशन वाज डिस्कस्ड हियर, ये मेरे ख्याल से कल जब लेंथ ऑफ वेल्ड की बात कर रहे थे, व्हेन लेंथ ऑफ द वेल्ड वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वहां पर एक कंडीशन बताई थी आपको कि जो लेंथ है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन विड्थ। सो आल्सो जो हमारी लेंथ ऑफ वेल्ड है किससे कम नहीं होनी चाहिए, लेंथ ऑफ वेल्ड क्या, ओवरलैप ही यार बोला ना। तो ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन विड्थ, लगा लो चेक कर लो। ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन बी, बी हमारी कितनी दे रखी है, 76 mm, 76 mm, सो ओके। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी सेफ चल रहा है, तो ठीक। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दो तीन कंडीशन फुलफिल। तो पहली डिजाइन कंप्लीट हो गई। आप क्या करोगे, बेड प्रोवाइड करोगे जिसकी साइज कितनी है 5 mm की और जिसकी लंबाई कितनी है 110 mm की, एंड रिटर्न कितने हो गए 10 mm पे दोगे, तो डिजाइन कंप्लीट। तो विल से हेंस प्रोवाइड, सो हेंस प्रोवाइड 5 mm साइड फिलेट वेल्ड, 5 mm साइड फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ हाउ मच। अच्छा रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन पता है, आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो, 110 mm का, सो ऑन द टू साइड्स, ऑन द टू साइड्स विद एंड रिटर्न ऑफ, विद एंड रिटर्न ऑफ 10 mm ऑन बोथ द एजेस, ऑन बोथ द एजेस, ठीक है सफिशिएंट है ना। ये लो पहला पार्ट कर लो, दूसरा पार्ट निकालो, एंड टू एजेस ऑफ द मेंबर, इसका मतलब इस बार यहाँ पर भी करना है।
आया दूसरा पार्ट किसी का? नहीं, चलो दूसरे पार्ट के लिए कैलकुलेशन के लिए तो मैंने यही उठाया, कंट्रोल सी निकाल लेना चाहिए था। डायग्राम तो यही रहेगा मेरा, डायग्राम में तो कोई चेंज नहीं है। इसको लिखना कैपिटल है, इसको लिखेंगे कैपिटल बी। एंड डेटा को भगाया यहाँ से। इस बार तो बोला कि एंड पे भी क्या करो, वेल्ड करो, एंड पे वेल्ड करो, एंड पे वेल्ड करके दे दिया पूरा का पूरा, एंड पे वेल्ड करके दे दिया पूरा का पूरा, और इसको पीछे खिसका दिया। अब लंबाई चेंज हो जाएगी, लंबाई चेंज हो जाएगी तो इसको एलिमिनेट किया अभी के लिए हाल फिलहाल, बाद में कैलकुलेट करेंगे जो भी वैल्यू आती है एज पर दी कैलकुलेशन। तो दोनों साइड पे दिया हुआ और एंड पे भी दिया हुआ है तो दोनों साइड पे दिया हुआ और एंड पे भी दिया हुआ है। तो पीछे वाली कैलकुलेशन से आएगी लेंथ, तो लेंथ ऑफ द वेल्ड विच इज बीइंग प्रोवाइडेड कितनी है, लेंथ ऑफ द वेल्ड 220 mm की। सो लेंथ ऑफ द वेल्ड तो मेरे 220 mm की है। तो अगर लेंथ ऑफ द वेल्ड मेरे 220 mm की है, 220 mm की है, और अगर मैं इसको क्या बोल दूं, अगर मैं इसको बोल दूं LMM, अगर मैं इसको बोल दूं LMM और इसको भी बोल दूं LMM, तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि 2L प्लस विड्थ कितनी जाएगी इसमें, 76 76 इज इक्वल टू 220। 76 क्यों दी मुझे नहीं पता, बट स्टिल जो देगा डेटा उसी से निकाल रहा हूं। तो L कितना आ गया हमारा, व्हाट इज कमिंग आउट, कैलकुलेट करो, 220 - 76 डिवाइड बाय 2 कमिंग आउट टू हाउ मच। अब ये कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों लगा था, 72 mm। तो हम L कितनी प्रोवाइड करेंगे, 72 mm प्रोवाइड कर देंगे। सो L प्रोवाइड कर देंगे 72 mm, और किससे कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर देखो ओवरलैप। सो L शुड नॉट बी लेस देन 40 mm, ये आ गया। सो L शुड नॉट बी लेस देन 40 mm। ठीक है, ये देखो किसी ने बताया भी नहीं भाई, ये टी इसकी थिकनेस होती है, थिनर मेंबर होता है ना, तो 8 mm का है, 5 mm तो बेल्ट की साइज है। ये तो हमारा 8 mm है, ये तो 32 होना चाहिए था। अच्छी बात है, तो ज्यादा नहीं आया तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो सकती थी। तो ओवरलैप की वैल्यू, ये हमारा जो ओवरलैप है इसको मैंने यहीं से कैलकुलेट किया, कॉपी किया, अगले पे आया, पेस्ट कर दिया। तो ओके, हमारा ओवरलैप कितना है, 72 mm, किससे कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ से अगर ओके आ रहा है तो ओवरलैप और किससे कम नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप और किससे कम नहीं होनी चाहिए, बी से कम नहीं होनी चाहिए। सो ओवरलैप हमारी बी से कम नहीं होनी चाहिए, और बी कितनी है हमारी 76 mm, 76 mm ऑल्सो यहीं से उठाया इसको, यहीं से उठाया, कॉपी किया, अगले पेज पे आया, पेस्ट किया। इट शुड नॉट बी लेस देन 76 mm, नॉट ओके, वी आर नॉट ओके विद दिस। सो व्हिच इज मोर देन व्हाट, व्हिच इज मोर देन व्हाट, मोर देन 72 mm, ये 72 mm से बड़ा है। हेंस प्रोवाइड ओवरलैप ऑफ हाउ मच, हेंस प्रोवाइड ओवरलैप ऑफ हाउ मच। तो मैं ओवरलैप कितनी प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं ओवरलैप प्रोवाइड कर दूंगा हमारे 76 mm की। तो अगर ओवरलैप 76 mm की प्रोवाइड कर दोगे तो फिर हमारी LW कितनी आ जाएगी, LW आ जाएगी 2 * 70 + 76, चलो कितना आ रहा है, तो F की वैल्यू आपने निकाल ली, ये आपका 76 mm हो जाएगा। सिंपलीफाई करके निकालो कितना आ रहा है, 76 का 3 हो गया 18, 228 mm, तो 228 mm चाहिए कितनी, 220, तो हमने प्रोवाइड कितनी करी, 228 की, ज्यादा है क्योंकि बाकी कंडीशन भी फुलफिल करनी, रेस्ट ऑफ द कंडीशन आर भी फुलफिल। ये दूसरा पार्ट हो गया। जी, 15 × 2 वो क्लियर समझ, हैज एवरीवन नोटेड? अगला पार्ट करो। ऑल अराउंड द जॉइंट, तीसरा केस। तो ऑल अराउंड द जॉइंट का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल अराउंड द जॉइंट? अगर लेंथ ऑफ हेड 228 mm का हो, इसका मतलब 76 mm तीनों तरफ होगा। हाँ 76 mm तभी तो ऐसे को निकाला है, देखो जुड़ा इसी तो है, इधर तो 76 नहीं देनी है तो विड्थ है, और इधर हमने 76 से कम नहीं कर सकते, तो ये तो कैलकुलेशन करिए, हमने तो 76 सही है, और ये आपकी जो वैल्यू निकल गई मिनिमम 76 नहीं देनी है, तो दोनों तरफ 76 76 यहाँ पर भी 76 हो गया, तो 3 टाइम्स आ गया 76 का, तो वही तो कैलकुलेशन करिए, देखो 3 टाइम्स ऑफ 76, इसी लॉजिक से तो निकाला है कि विड्थ की तो होगी वेल्डिंग, बाकी जो मिनिमम आपने ओवरलैप निकाला वो किसके बराबर है, विड्थ के बराबर ही निकाला है, इससे कम नहीं हो सकता ना, आपकी से कम आ गई थी तो आपने 76 से दी, तो ये तो कैलकुलेशन करिए। अब ये चारों तरफ दे रहा है ऑल अराउंड, इसका मतलब चारों तरफ दे रहा है, मतलब विड्थ की तरफ भी बेल्ट प्रोवाइड कर रहा है, अब विड्थ की तरफ भी बेल्ट प्रोवाइड कर रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये कि 2 भी जुड़ जाएगा, मतलब बी की जगह 2 भी जुड़ जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब 76 से तो कम होगा नहीं, ये 76 से कम होगा नहीं, पहले तो कैलकुलेट करेंगे उससे कम निकल के आएगा, जब यहीं पर ही एल की वैल्यू, जब आपने दोनों तरफ प्रोवाइड किया एल और विड्थ प्रोवाइड किया, यहीं पर एल की वैल्यू 72 आ गई, अब आप वेल्ड दूसरी विड्थ की साइड भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तो और छोटी निकल के आ जाएगी, ये लॉजिकली बता दिया, सवाल में तो कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, सवाल में कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, कैलकुलेट करके दे देंगे ना। तो जब वेल्ड आपने प्रोवाइड किया चारों तरफ, वेल्ड इज प्रोवाइड ऑल 4 साइड्स, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ट्वाइस द लेंथ ऑफ ओवरलैप प्लस 76 विल बी इक्वल टू LW व्हिच इज इक्वल टू 220। इस बार तो एल की वैल्यू 72 से भी कम निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट करो कितना एल की वैल्यू, 34 mm, सो 34 mm, सो 34 mm, तो सेम पीछे वाला ही केस, 4 टाइम्स ऑफ आपको बी प्रोवाइड करना पड़ेगा,
कैसे? ये लो, ये कंडीशन लगाई, ये कंडीशन लगाई है, दोनों कंडीशन उठाया, कॉपी उठाया, पेस्ट किया, नीचे लेके आया। तो ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन व्हाट 40 mm, 40 mm तक कम आना चाहिए। आपका कितना आ रहा है? 32 mm आ रहा है। दूसरा ओवरलैप 20 से कम नहीं होना चाहिए। आपका कितना आ रहा है? 32 mm आ रहा है। तो आप कितनी प्रोवाइड करोगे? ये 76 दोगे, यू विल प्रोवाइड 76 ओनली। अगर आप 76 प्रोवाइड करोगे तो अब ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल। तो आप 76 दोगे, तो 76 प्लस 76 4 टाइम्स हो गया डायरेक्टली। तो उसका 4 गुना हो गया, इसमें 76 और जोड़ दो, कितना आ गया? 304। तो 304 हो गया, तो 304 में तो इस बार आपने चारों तरफ वेल्ड किया है, तो चारों तरफ वेल्ड कर दिया सर। ओके, डन 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 हो गया तो कंटिन्यू करते हैं। डन हो गया तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट वेल्ड। डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट वेल्ड, वेल्डिंग वाली फिलिप वेल्ड चल रही है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन ऑफ इंटरमीडिएट वेल्ड? क्या आपने पूरी लेंथ के लॉन्ग वेल्डिंग नहीं करी, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट वेल्ड बोलेंगे। दैट विल बी टेक्निकली टर्म एज व्हाट? इंटरमीडिएट वेल्ड। अच्छा, ऐसा कब होता है? सी, व्हेन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द फिलिप वेल्ड, जो सबसे छोटा साइज ऑफ फिलिप वेल्ड जो रिक्वायर्ड है टू ट्रांसफर द डिजाइन लोड इज लेस दैट कैन बी प्रोवाइड कंटीन्यूअसली। कहने का मतलब है आपको जो लेंथ की रिक्वायरमेंट है लोड को ट्रांसफर करने के लिए, लेट सपोज ये है 50 mm, जो लेंथ की रिक्वायरमेंट है लोड को ट्रांसफर करने के लिए वो है 50 mm। आपका जो मेंबर है इसमें लेंथ कितनी अवेलेबल है? लेट सपोज ये लेंथ अवेलेबल है 200 mm। अब ये लेंथ आपके पास अवेलेबल है 200 mm, आपको करनी कितनी वेल्डिंग है? 50 mm की करनी है, इससे आपका काम बन जाएगा, आपका लोड ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे ही। तो ऐसा नहीं कि 50 mm यहाँ पे स्टार्टिंग में करके छोड़ दूंगा, खत्म कहानी। अब क्या करना पड़ेगा? अब मैं 5-5 mm की वेल्ड कर रहा हूँ और बीच में क्या कर रहा हूँ, जगह छोड़ रहा हूँ, समझाने के लिए बताया बस मैंने आपको, कैलकुलेशन नहीं करना मैं, ताकि टोटल कितनी आ जाए, टोटल 50 mm की वेल्ड लेंथ निकल के आ जाए। तो इसका मतलब आपने वेल्ड कंटीन्यूअसली पूरी लेंथ के लॉन्ग नहीं करी, बीच में क्या दे रखे, बीच में ये गैप दे रखे। तो ऐसा कब करना पड़ जाता है? जब लेंथ की जो रिक्वायरमेंट आती है और जो लेंथ की अवेलेबिलिटी है इसमें गैप आ जाए। अवेलेबिलिटी लेंथ की क्या है, ज्यादा है, और वेल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। देन वी गो फॉर व्हाट? देन वी गो फॉर इंटरमीडिएट वेल्ड। तो उस सिचुएशन में इंटरमीडिएट वेल्ड कर देते हैं। बाकी सारी कहानी तो वैसे की वैसे रहेगी, कोई चेंज नहीं है। सो विल से क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? सो विल से व्हेन द लेंथ ऑफ द when the length of the smallest when the length of the smallest size fillet weld when the length of the smallest size fillet weld required when the length of the smallest size fillet weld to transmit required to transmit the required to transmit the design load required to transmit the design load is less required to transmit the design load is less transmit the design load is less than is less than is less than the continuous is less than the continuous is less than the continuous length of is less than continuous length of the joint is less than continuous length of the joint. Intermittent intermittent fillet weld intermittent fillet weld is provided in such case. Intermittent fillet weld is provided in such case. तो कब प्रोवाइड करते हैं वो दे दिया। नेक्स्ट, ये सूटेबल नहीं होती है। इनसे दिस वेल्ड इज नॉट सूटेबल, दिस वेल्ड इज नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक, दिस वेल्ड इज नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक और रिपीटेटिव लोडिंग, दिस वेल्ड इज नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक और रिपीटेटिव लोडिंग। ये सूटेबल नहीं है डायनेमिक या रिपीटेटिव लोडिंग के लिए। इंटरमीडिएट वेल्ड बना के दिखानी है। सो इंटरमीडिएट वेल्ड बना के दिखानी है। ये हमारी इंटरमीडिएट वेल्ड का डायग्राम आ गया। गजर प्लेट डालो, ये हमारा गजर प्लेट है, इसको काट देंगे, आगे भी जरूरत नहीं है इसकी। और ये हमारी गजर प्लेट बन गई, दिस गजर प्लेट, गजर प्लेट बन गई। इसको काटो, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो और शिफ्ट कर दो। सारी चीज क्लियर है। वेल्डिंग व्हाइट कलर की दिखाई है, तो इंटरमीडिएट वेल्ड देख लो। बीच में गैप दिख रहा है आपको? सो इन बिटवीन द गैप इज बीइंग शोन। सो दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज टर्म्ड एज व्हाट? इंटरमीडिएट वेल्ड। इस पैटर्न को हम चेन पैटर्न बोलते हैं। दिस पैटर्न इज टर्म्ड एज चेन पैटर्न, यानी दोनों तरफ आपको जो वेल्डिंग मिल रही है सेम जगह पे मिल रही है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज चेन पैटर्न, तो इसको हम बोलेंगे चेन पैटर्न। और दूसरा जो पैटर्न अवेलेबल है हमारे पास वो है स्टैगर्ड पैटर्न। ये हमारा स्टैगर्ड पैटर्न है, और स्टैगरिंग तो हमने बोर्ड में भी कर रखी है।
तो है इंटरमिटेंट पर पैटर्न कैसी है, स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड कैसे बना है, स्टैगर्ड 2 1 लो भैया स्टैगर्ड पैटर्न, सॉरी। सो दिस पैटर्न विल बी टर्म्ड एज स्टैगर्ड पैटर्न। जहां पर यहां पर गैप है दूसरी वाली साइड पे वेल्ड कर रखा है, जहां यहां पर गैप है उसमें पहली वाली साइड पे वेल्ड कर रखा है। दिस पैटर्न विल बी टर्म्ड एज व्हाट, स्टैगर्ड पैटर्न। नोट करिए सबने, हैव वी नोटेड, नोट करिए सबने। अब इसकी गाइडलाइन, गाइडलाइन के लिए क्या करें, इसको करते हैं वापस कॉपी पेस्ट, साइज थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे आपको। एक थोड़ी सी वेल्डिंग हटाओ ताकि गैप ज़्यादा बड़ा दिखे, क्योंकि गैप के ऊपर भी कंडीशन डालनी है मुझे, तो गैप के ऊपर भी कंडीशन डालनी। लो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या। तो ये इसको एल बोल दो और कलर चेंज कर दिया ताकि आपको गैप साफ साफ दिखे, ये दिख नहीं रहा तो लाल कलर से बनाते हैं, नॉट विल बी विजिबल टू यू। सो गैप ये है हमारा एक्स और ये है एल, तो एक्स और एल, तो एक्स और एल आ गया, एक्स और एल आ गया। अब कंडीशन डालते हैं सेम पीछे वाली, पीछे में लिखा था ओवरलैप, ओवरलैप इससे छोटा नहीं होना चाहिए, तो ओवरलैप इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो एल शुड नॉट बी लेस देन, पहली कंडीशन एल शुड नॉट बी लेस देन, सेम पीछे वाली कंडीशन क्या थी हमारी, एल किससे कम नहीं होनी चाहिए, एल कम नहीं होनी चाहिए 40 और 40 mm, इसमें से कोई सी भी वैल्यू जो आ जाए मैक्सिमम, मैक्सिमम कोने में जा रहा है इसलिए मैक्सिमम को पहले लिखते हैं ताकि मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिखे आपको, इसको मैक्सिमम को यहाँ पर लिखो बड़ा बड़ा। तो पहली कंडीशन तो यही है, जिसमें टी क्या है हमारा, इसमें टी क्या डिफाइन कर दो वापस, थिकनेस ऑफ विच मेंबर, थिनर मेंबर। जितनी बार उसको रिकॉल करोगे उतनी ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। दूसरी कंडीशन एल की कहानी तो हो गई। अब एक्स, अब जो एक्स है मतलब जो गैप है, गैप शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टी और 200 mm। सो गैप शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टी और 200 mm, तो 16 टी और 200 mm। अब ग्रेटर लगाया तो इसका मतलब इसमें कौन सी वैल्यू, इसमें से मिनिमम वैल्यू, ऊपर मैक्सिमम थी, ये क्या आ गया मिनिमम आ गया, किसके लिए, फॉर टेंशन मेंबर। तो ये कंडीशन वैलिड है टेंशन मेंबर के लिए, फॉर टेंशन मेंबर। तो मेरे को दोबारा लिखना नहीं है इसलिए तो मैं ये चुका रहा हूं, देखो कॉपी पेस्ट हियर होगी, टी का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। आई डोंट हैव टू राइट, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया। सी एक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, एक्स बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी जो गैप है वो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 12 और 200 mm, 200 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए गैप। ये किसके लिए, ये कंप्रेशन मेंबर के लिए, दिस इज फॉर कंप्रेशन मेंबर। तो ये गाइडलाइन आ गई कंप्रेशन मेंबर के लिए, गाइडलाइन है कंप्रेशन मेंबर के लिए। टी का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, तो टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। जगह ले सकते हैं क्या, एक्स में ऊपर ही है, ये भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। लो अगले पेज पे जाना नहीं पड़ेगा, चेन पैटर्न तो बताइए, इसको हटा दो क्योंकि पीछे कॉपी पेस्ट किया था इसलिए चेन पैटर्न लिखा हुआ है। तो ये हो जाएंगे, नोटेड। चलो आगे, तो इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड हो गया, फिलेट वेल्ड हो गया, बट वेल्ड हो गया, बट वेल्ड हो गया। फिलेट वेल्ड में एक और वेल्ड आती है प्लग और स्लॉट, प्लग और स्लॉट, उसकी भी डिजाइनिंग तो ऐसी है, बस जो स्पेसिफिकेशन उसको मेंशन कर देते हैं बस। तो सारे वेल्ड की डिजाइनिंग करो, प्लग एंड स्लॉट वेल्ड। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड इज प्लग एंड स्लॉट वेल्ड। प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, प्लग और स्लॉट में फर्क क्या है, प्लग में पूरा होल भर देते हैं, स्लॉट के अंदर पेरिफेरी के लोग क्या करते हैं,
पेरीफेरी के लॉन्ग वेल्ड किया जाता है, सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग वेल्ड किया जाता है। वेल्डिंग इज बीन डन अलोंग द सर्कमफ्रेंस। इस बात को समझाने के लिए जूम करके बनाया हुआ है और यहाँ पर भी जूम करके बना दिया है। गजट प्लेट डाल दो यहाँ पे, गजट प्लेट, इसको तो डिलीट कर दूंगा बाद में। ठीक है, इसी के ऊपर कमेंट करना है तो उसको हटाया जाए। हो गया मैग्नीफाई, मैग्नीफाई तो हो गया। लास्ट वाला आके फंस गया, थोड़ा साइज कम कर दूंगा लास्ट वाले का, तो इग्नोर मारना। तो जो गैप है वो बराबर हो सकते हैं, नहीं दिखे आपको, पर वो बराबर ही है। सो दिक्कत गैप वेल्ड करो भैया उसको। ये हमारी वेल्डिंग चली, 2023-24-25 कहाँ है भाई? चौबीस 25 पर एक स्लॉट वेल्ड ये है और एक स्लॉट वेल्ड पेरीफेरी पे यहाँ पे देखा दो, दो तरह के स्लॉट वेल्ड। तो जब लेंथ अवेलेबल कम होती है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट जो कांसेप्ट था उसे जस्ट अपोजिट, इंटरमीडिएट क्यों करनी पड़ी? वेल्ड की लेंथ छोटी चाहिए थी, अवेलेबल ज्यादा थी। यहाँ पे वेल्ड की लेंथ ज्यादा चाहिए, अवेलेबल छोटी है, तो हमने क्या किया, स्लॉट बनाया उसके अंदर, वी क्रिएटेड द स्लॉट इन दैट। तो दोनों का प्रिंसिपल जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का, प्रिंसिपल ऑफ बोथ इज जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। बाकी है दोनों के दोनों फ्लैट वेल्ड, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन तो वैसे की वैसी, उसमें कोई चेंज नहीं है, देयर विल बी नो चेंज इन स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। और कुछ है नहीं है, बस खत्म खत्म। तो यहाँ पर तो बस डायरेक्टली मेंशन कर दो। सो विल से हियर द साइज ऑफ द स्लॉट, हियर द साइज ऑफ स्लॉट, जो साइज है हमारे स्लॉट की। तो हियर द साइज ऑफ द स्लॉट, क्या है साइज ऑफ स्लॉट हमारी? तो हियर द साइज ऑफ द स्लॉट, साइज ऑफ द स्लॉट क्या है, डब्ल्यू है या डी है? तो साइज ऑफ द स्लॉट दिस शुड नॉट बी लेस देन 3t और 25 mm। कौन सी वैल्यू लूंगा इसमें से, कौन सी वैल्यू लूंगा इसमें से जो भी मैक्सिमम निकल के आ जाए, जिसमें टी क्या है यहाँ पे, टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट, टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। सो टी हमारा है थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट, थिकनेस ऑफ, नहीं थिनर पार्ट कहाँ से आया, टी तो स्लॉट बनाया ना आपने, तो स्लॉट बनाया, थोड़ी सी थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट इन विच स्लॉट इज मेड, प्लेट इन विच स्लॉट इज मेड। तो तीसरा चेंज आया इसमें। तो पहला अभी तक हम टी क्या ले रहे थे, थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। दूसरा जब हमने मिनिमम साइज निकाली वेल्ड की उसमें टी क्या था, तो हमने मिनिमम साइज निकाली वेल्ड की उसमें टी क्या था, थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट। जब स्लॉट बनाया उसमें टी का मतलब क्या है, उस प्लेट की थिकनेस जिसमें आपने स्लॉट बनाया, उस प्लेट की थिकनेस जिसमें आपने स्लॉट बनाया। नोट करो फटाफट। जल्दी नोट करो। नोटेड 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 नोटेड। तो आपका लिमिट स्टेट मेथड पूरा खत्म। अब जैसे बोर्ड्स के अंदर लिमिट स्टेट के बाद वर्किंग स्ट्रेस मेथड की जानकारी दे दी थी, यहाँ पर भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की जानकारी लो, सेम रहेगा। फिर तो सवाल ही सवाल करने खत्म पूरा आपका, ये स्लाइड सवालों से भरी हुई आ गया। इतने 26 के 8 सवाल है, खत्म फिर आपका वेल्डिंग यानी कनेक्शंस खत्म फिर आपके। सो नेक्स्ट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड वेल्डिंग में एक्जेक्टली वैसे ही जैसे लिमिट स्टेट मेथड है, वहां पर भी ऐसे था, बस किसमें चेंज आ गया था, इन बोर्ड चेंज किसमें आ गई थी, परमिसिबल स्ट्रेसेस के अंदर, बस वही फर्क था, यहाँ पर भी वही फर्क है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस वैसी की वैसी। तो अगर आपसे पूछ ले भैया वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, पूछेगा नहीं क्योंकि वो आउटडेटेड है।
पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड चलता था, तो जब लिमिट स्टेट मेथड आया बीच में ट्रांजिशन वाले 1-2 साल थे, मतलब लिमिट स्टेट मेथड के भी सवाल आते थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के भी सवाल आते थे। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पूरा कोर्स चेंज हो गया, लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर ही सब कुछ। तो सवाल सारे लिमिट स्टेट मेथड के आते हैं, पर फिर भी क्या पता कोई जाग जाए, पुराना कंसेप्ट उठा के दे दे आपको, तो पता होना चाहिए आपको। पर आने वाले 1-2 साल में वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कोई सवाल नहीं आएगा किसी पेपर के अंदर, सारे लिमिट स्टेट मेथड चलेंगे। अभी भी नहीं आया बट स्टिल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड सारे प्रोविजन वही है, तो विल से द प्रोविजन ऑफ, जैसे आरसीसी में भी यही है, बीच में एक का सवाल मिल जाएंगे आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एग्जाम के अंदर, बाकी सब जगह आपको लिमिट स्टेट के मिलेंगे सवाल। सो द प्रोविजन ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, the provision of limit state design method applies to also applies to applies to the design by working stress, except for allowable stress calculation, so except for allowable stress calculation, क्या है भैया allowable stress calculation? पहला पार्ट, so we'll say actual stress in the throat of the fillet weld, should be less than or equal to permissible shear stress of the weld, तो जो एक्चुअल स्ट्रेस है थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड में should be less than or equal to permissible shear stress of the weld. So permissible shear stress of the weld is equal to 0.4 times of Fy. जब बोर्ड में गए कौन सा फैक्टर आ गया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर? 0.6 का फैक्टर आ गया था, और टेंशन में 0.69 का फैक्टर आ गया था, तो एक 0.6 थे और एक 0.69 था, तो 0.6 का फैक्टर आ गया। नेक्स्ट कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट ऑन द स्लाइड। सो एक्चुअल स्ट्रेस इन द बट वेल्ड, तो एक्चुअल स्ट्रेस अब कहां पर? बट वेल्ड में, डिलीट। सो एक्चुअल स्ट्रेस इन द बट वेल्ड, should be less than what? Should be less than or equal to the permissible shear stress of the weld. Same कहानी। So permissible shear stress of the weld that is governed by the parent material or parent metal. जो कौन गवर्न करता है? पेरेंट मेटल गवर्न करता है। चलो लाइन खत्म, वर्किंग स्ट्रेस मेथड खत्म। सो दैट इज गवर्न बाय द पेरेंट मेटल, और वेल्डिंग की थ्योरी खत्म भाई, मोस्ट ऑफ द थ्योरी इज कंप्लीटेड। अब बस सवालों में अप्लाई करनी सारी चीजें। नो कव फटाफट अब सवाल करेंगे आगे। चलो हो गया, करो भाई और सवाल। पार्शियल पेनिट्रेशन, फुल पेनिट्रेशन क्या है? टू प्लेट 16 mm 14 mm अलग अलग थिकनेस है, ठीक है, आर टू बी जॉइंड बाय ग्रूव वेल्ड यानी बट वेल्ड। द जॉइंट इज सब्जेक्ट टू फैक्टर टेंसाइल लोड ऑफ 430 किलोन्यूटन ड्यू टू सम रीजन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट कुड बी प्रोवाइडेड वाज 175 mm, इसी 175 mm ही है। सो लेंथ ऑफ द वेल्ड इज 175। चेक द सेफ्टी ऑफ द वेल्ड इज सिंगल वी ग्रूव वेल्ड इज प्रोवाइडेड, सिंगल वी ग्रूव, अच्छा ये वी ग्रूव बना रखा है इसने, वाह गजब, ये वी ग्रूव वेल्ड है, दिस इज हाउ द ग्रूव इज बीइंग प्रोवाइडेड, सिंगल वी ग्रूव है। और दूसरे वाले केस में डबल वी ग्रूव, वो यहां पर तो डबल वी ग्रूव दिखा है हमें, तो डबल वी ग्रूव। अज्यूम द प्लेट टू बी शॉर्ट वेल्डेड एंड एफई 410 ग्रेड स्टील इज यूज्ड, ठीक है। दो पार्ट है सवाल के, तो सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, T1 कितना है? 16 mm, T1 है हमारी 16 mm, T2 कितनी है? T2 है हमारी 14 mm, सो T2 आ गया 14 mm, सो T1 16 mm, T2 14 mm, 16 mm और T2 कितना है? 14 mm, ठीक है। सो ये दोनों कहानी तो हो गई, और लेंथ कितनी रखी है वेल्ड की इसमें? सो लेंथ ऑफ द वेल्ड 175 mm, तो ये दे दिया। पहला वाला पार्ट है पार्शियल पेनिट्रेशन, दोनों में कॉमन लेंथ कितनी वैल्यू नहीं बता रखी, तो हम कितनी ले लेंगे? तो ए पार्ट हम इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द थ्रोट कितना ले लेंगे? 5/8 टाइम्स ऑफ T, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट, यानी 5/8 टाइम्स ऑफ T2, यानी 5/8 टाइम्स ऑफ 14 mm, कितनी आई?
पहले वाला केस पार्शियल पेनिट्रेशन का निकालना जरा कितना आ रहा है 8.75 8.75 mm निकालो स्ट्रेंथ बट वेल्ड है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड TDW तो TDW किसके बराबर थी FY डैश FY डैश TT या T कुछ लिख सकते हो LW अपॉन गामा MW गामा MW FY डैश कितनी है 250 410 है ना प्लेट TT आ गया हमारा 8.75 लंबाई कितनी है हमारी 175 न्यूटन को बदला किलो न्यूटन में शॉप वेल्ड है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 निकालो टेंशन में वेल्ड कितनी स्ट्रेंथ रजिस्ट कर लेगा शेयर में तो वैल्यू उससे भी छोटी निकल के आएगी कितनी आ रही है 306 तो 306.25 किलो न्यूटन और कितना लोड कैरी करवा रहा है 430 तो लेस देन 430 क्या मतलब इस बात का आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है यही पता चल गया फेल हो गया सॉरी मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है और ज्यादा वैल्यू ही रजिस्ट नहीं कर पा रही लोड को तो कम वाली वैल्यू को कहां से करेगी तो ये वैल्यू क्या है 430 किलो न्यूटन से कम है तो हेंस जॉइंट इज नॉट सेफ जॉइंट हमारा सेफ नहीं है ये चेक करवा रहा था कि सेफ्टी बता दो जॉइंट की तो हेंस जॉइंट इज नॉट सेफ दूसरे वाले केस में फुल पेनिट्रेशन है अब दूसरे वाले केस में फुल पेनिट्रेशन है इसका मतलब हमारा टीटी कितना हो जाएगा मिनिमम मिनिमम ऑफ T1 and T2 मिनिमम ऑफ T1 and T2 विल बी हाउ मच 14 mm तो अब यहाँ पे TDW कितनी है अब TDW निकालोगे FY डैश TT into LW डिवाइड बाय गामा MW देखो दो ऑप्शन है सारी वैल्यू पुट करो कैलकुलेट करो मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ कैसे ये तो 306 निकाली थी कितनी लंबाई के करस्पॉन्डिंग निकाली थी आपने 8.75 डिवाइड किया 8.75 से 14 से मल्टीप्लाई करें आंसर है बाकी सब कुछ तो सेम ही है ये बाकी सब कुछ तो सेम ही है आइए दोबारा से लिखूंगा सब कुछ तो 490 किलो न्यूटन ज्यादा आ रहा है किसे 430 किलो न्यूटन से अब सेफ है जॉइंट हमारा कॉपी पेस्ट नीचे लेके आए इरेज ये चीज आगे चलो आगे बढ़ते हैं कितने हैं 2 3 नहीं ये तो भी कराया नहीं है इसका मतलब 2 सवाल करने पड़ेंगे तो मोमेंट आ गया 2 सवाल भी क्यों एक ही सवाल ठीक है बढ़िया सवाल है टॉर्शन पूछ रहा है अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट इट कैन रेजिस्ट अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट जो रेजिस्ट कर सकता है फिर से कंसेप्ट क्या है हम मानते हैं सारा शेयर कौन रेजिस्ट करेगा हम मानते हैं सारा का सारा शेयर कौन रेजिस्ट करेगा वेल्ड के अंदर वेल्ड में सारी शेयर कौन रेजिस्ट करती है ये थ्रोट तो बस वही कंसेप्ट है बस वही कंसेप्ट है चलो मुझे बताना ही पड़ेगा टॉर्शन मूवमेंट लेना है तो पहली चीज तो क्या ले सकते हैं डायमीटर दे रखा है शाफ्ट का 150 mm उसको घटाया 6 mm की प्लेट है रिलेटेड बात नहीं तो अच्छा 6 mm आपको वेल्ड की साइज दे रखी है तो वेल्ड की साइज दे रखी है 6 mm वेल्ड की साइज 6 mm दे रखी है इस बात का मतलब थ्रोट थिकनेस कितना हो गया थ्रोट थिकनेस हो गया KS विल बी इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ 6 7 42 यानी 4.2 mm तो 4.2 mm ठीक है फिलेट वेल्ड है कितना शेयर स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेस की बात कर रहा हूं स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं तो यहीं से उठा रहा हूं जो आज डिस्कस किया डिस्कशन हमारी यहीं से स्टार्ट हुई थी ये हमने क्या लिखी हुई है फोर्स लिखी हुई है पूरी अगर मैं सिर्फ स्ट्रेस की बात करूं फिलेट वेल्ड कितना स्ट्रेस इंड्यूस करेगा तो फिलेट वेल्ड अगर स्ट्रेस की बात करें देखो ये उठाया मैंने कंट्रोल C यहाँ पर लेके आए कंट्रोल V तो फोर्स लिखा हुआ है ना और फोर्स में डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल है तो पीछे से उठा के लिखा हुआ है अब इसका सिंबल चेंज कर दो स्ट्रेस है तो F लगा दो लोड है तो P लगाया हुआ था किसको हटा दूंगा एरिया को हटा दूंगा बस सॉरी कलर चेंज हो गया कलर यूनिफॉर्मिटी रखते हैं तो एरिया को हटा देंगे एरिया बढ़ा दिया मैंने इतना स्ट्रेस तो होगा हमारा डिजाइन स्ट्रेस तो ये हमारी डिजाइन स्ट्रेस आ गई फिलेट वेल्ड की सो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ द फिलेट वेल्ड सो डिजाइन शियर स्ट्रेस so design shear stress of fillet weld 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 की डालो कितनी वैल्यू है 410 शॉप वेल्डिंग का तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 यहां तक की तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेस आ गया मोमेंट की बात करेंगे मोमेंट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे
सो 189.37 न्यूटन पर mm²। अब मुझे ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है। ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे निकालोगे? फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू लीवर आर्म यानी रेडियस। तो इस बात को समझने के लिए पहले आप मुझे एलिमेंट बना के देना पड़ेगा। एलिमेंट यहाँ समझ में नहीं आएगा। अगले पेज पे गया, अगले पेज पे गया, बॉटम वाली प्लेट बना के दिखाई। ऊपर आपका जो शाफ्ट था 3D के अंदर दिखा, 3D के अंदर यहाँ पर भी मैं भी 3D में बनाऊँ, फिर इसको बैक कर दूंगा मैं, क्योंकि शाफ्ट दिखाना भी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है यहाँ पे। शाफ्ट दिखाया, इसको भगाया शाफ्ट को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट विजुअलाइजेशन के लिए आपके सामने पड़ा होना चाहिए ये। मैं वेल्ड को मैग्नीफाई कर दूंगा, जो मेरा मेन काम है। ये मैं बोला वेल्ड इतनी बड़ी साइज कैसे हो गई, 150 mm तो वही है। देखो वेल्ड को मैग्नीफाई कर दिया मैंने, क्योंकि मेन काम वेल्ड से ही है मेरा। मेन पर्पस इज बीइंग सर्व्ड थ्रू वेल्ड ओनली। तो ये हमारा वेल्ड है। थ्रोट थिकनेस इतनी निकाली थी, और वो थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस हमारी ये थी, दिस वाज द थ्रोट थिकनेस। ये हमारी पूरी थ्रोट थिकनेस है। कितना निकल गया था थ्रोट थिकनेस? दिस थ्रोट थिकनेस वाज कमिंग आउट टू बी 4.2। तो ये थ्रोट थिकनेस हमारी निकली हुई है टी व्हिच इज इक्वल टू 4.2 mm। नाउ द पॉइंट इज, जो शियर स्ट्रेस है इस पूरे एरिया पे डेवलप हुआ है। एरिया कौन सा? अगर ये सर्कुलर शाफ्ट नहीं होती, मेरा रेक्टेंगुलर मेंबर होता, तो कल मैंने आपको 3 डायमेंशन व्यू बना के दिखाई थी, प्लेन दिखाया था जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। उस प्लेन की ज्योमेट्री क्या आई थी? कल मैंने आपको ये प्लेन भी बना के दिखाया था जहां पे शियर स्ट्रेस डेवलप हुई थी 3D के अंदर। ये था प्लेन, दिस वाज द प्लेन, पूरा नहीं बनाया, बस आपने काम की चीज बना दी। इस प्लेन की ज्योमेट्री क्या थी? ये तो बना के दिखा दिया, ज्योमेट्री का प्लेन की रेक्टेंगल है, तो प्लेन की ज्योमेट्री रेक्टेंगल है। अभी जो प्लेन बनेगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? थ्रोट थिकनेस टी, पर ये शाफ्ट के चारों तरफ है। अब जो प्लेन बनेगा उसकी ज्योमेट्री क्या है? अब जो प्लेन बनेगा इस प्लेन की ज्योमेट्री क्या है? नाउ द प्लेन दैट विल बी फॉर्म्ड, इट विल बी हैविंग व्हाट ज्योमेट्री? ये उस प्लेन की ज्योमेट्री है, देख लो। हॉलो नहीं, ये ज्योमेट्री है, इसकी फ्रस्टम है। इसके ऊपर पूरा शेयर डेवलप होगा, ओवर दिस ही शेयर विल बी डेवलप। और ये हमारा टीटी है, दिस इज टीटी। इसका मतलब क्या हुआ? मैं फोर्स को डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, मैं वेरिएबल एरिया है, एरिया इज वेरिएबल, तो टॉर्क भी वेरिएबल लगेगी, टॉर्क भी वेरिएबल लगेगी, फिर क्या करूंगा? मैं फिर एलिमेंट लूंगा, इसको छोड़ देता हूं यहाँ पे रेफरेंस के लिए पड़ा रहेगा। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, पहले छोड़ दिया। तो इसके ऊपर पूरा फोर्स डेवलप हो रहा है, तो शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, इसके ऊपर पूरा फोर्स डेवलप हो रहा है। ये हमारा फोर्स है टोटल। अगर फोर्स भी दिखाऊं आपको, ये फोर्स डेवलप हुआ है मेरा। तो अगर ये फोर्स डेवलप हुआ है टोटल मेरा, तो अगर मुझे टॉर्क निकालना है, कैसे निकालोगे टॉर्क? फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? अगर मेरा टोटल फोर्स आ जाएगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? आर के साथ। तब जाके क्या निकलेगी मेरी? टोटल ट्विस्टिंग मोमेंट निकलेगी। देन यू विल गेट द ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट होगी हमारी आर क्रॉस एफ। और अभी एफ डायरेक्टली निकाल नहीं सकते क्योंकि एरिया वेरिएबल है। अब क्योंकि एरिया वेरिएबल है, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? एलिमेंट की वजह से टॉर्क निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करूंगा, टोटल टॉर्क आ जाएगी। अब एलिमेंट की वजह से टॉर्क निकालना है, एलिमेंट की वजह से टॉर्क निकालना है, तो वो कैसे निकालें? अगर एलिमेंट की वजह से टॉर्क निकालना है तो भैया देखो, एलिमेंट की वजह से टॉर्क निकालना है, फिर से बहुत ही यार, और मैग्नीफाई नहीं कर सकता मैं, इतना जितना कर लिया वो सफिशिएंट है। इसमें भी देखना भी आ जाएंगे ये कैसे हुआ। आर डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एलिमेंट कंसीडर किया, आर डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एलिमेंट कंसीडर किया। अब एलिमेंट इंक्लाइंड है, एलिमेंट इंक्लाइंड है, तो ये आर डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एलिमेंट कंसीडर किया। तो और कौन सा ब्राइट कलर है? नीला। एलिमेंट इंक्लाइंड है, इसकी दूरी है x है, और जो एलिमेंट की विड्थ है वो कितनी है? dx है, और जो एलिमेंट की विड्थ है वो हमारी dx है। और जो एलिमेंट की विड्थ है वो हमारी dx है। dx कैसे दिखाऊं भाई? तो ये हमारे एलिमेंट की विड्थ है dx। फिर से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को मैं बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि वहां पर छोटी हो गई है, ये बात मेरे को समझ में आ रही है, परेशानी नहीं हो आपको। इसलिए ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन, और मैग्नीफाई करके दिखाया इस बात को ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस। आर डिस्टेंस की दूरी पे आपने एलिमेंट कंसीडर कर रखा था, ये आर है, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे, और एलिमेंट इंक्लाइंड है, एरिया उसका इंक्लाइंड है, एरिया उसका इंक्लाइंड है, तो इसको आपने एक्स माना, और ये वो एरिया है जिसके ऊपर मेरा स्ट्रेस डेवलप होगा। एक्स डिस्टेंस की दूरी पे जो आपका एलिमेंट कंसीडर किया है उसकी लंबाई है dx, उसकी लंबाई है dx, तो उसकी विड्थ है dx, और लंबाई कितनी होगी? 2 पाई r, और उसको जब काटूंगा तो एरिया कितना बन जाएगा? उसको जब काटूंगा तो एरिया कितना बन जाएगा? एरिया बन जाएगा 2 पाई r into dx। तो इस एरिया के ऊपर हमारा फोर्स डेवलप होगा, ओवर दिस मच ऑफ द एरिया फोर्स विल बी डेवलप। तो क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंस इट इज वेरिएबल कैन नॉट बी कंप्यूटेड डायरेक्टली। तो अब हम टॉर्शन कैसे निकाल रहे हैं? अब हम टॉर्शन निकाल रहे हैं एलिमेंट के ऊपर, तो बोलेंगे टॉर्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dt विल बी इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल dt इज इक्वल टू, इंटीग्रल dt कैसे निकालेंगे भाई? फोर्स इनटू व्हाट? तो इंटीग्रल dt फोर्स निकालेंगे, फोर्स के लिए स्ट्रेस इनटू एरिया है हमारे पास। सो इंटीग्रल dt देखो ये कैसे निकाल रहे हैं? स्ट्रेस लिखा, स्ट्रेस कितना है हमारा? fdw, ये तो पूरे के लिए सेम रहेगा, मल्टीप्लाई किया किसके साथ? da के साथ, इस एलिमेंट के एरिया के साथ। ये मेरा फोर्स आ गया, इफ दिस इज माय फोर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी दूरी के साथ, दूरी कितनी है? r, दूरी कितनी है r, तो ये मेरा एलिमेंट का टॉर्क निकल के आ गया। तो एलिमेंट का टॉर्क निकल गया है, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटीग्रल fdw da कितना है? da विल बी इक्वल टू 2 पाई r into dx, so 2 पाई r into dx into r। टॉर्शन कितना होगा? इंटीग्रल fdw 2 पाई r स्क्वायर dx। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में है dx एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, r को x के टर्म में लिख सकते हैं, कैन आई r इन टर्म्स ऑफ x? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये एंगल कितना है? व्हाट इज एंगल? एंगल कितनी है हमारी? 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अगर ये भी 45 डिग्री है, r और x में क्या रिलेशनशिप आ गई? r और x में रिलेशनशिप आ गई sin 45, sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो r कितना होगा? r कितना होगा? x/√2, r x/√2 डाल दो, r की वैल्यू x/√2। तो इंटीग्रल fdw 2 पाई x²/2, सो 2 पाई x²/2। नहीं, नहीं है रिलेशनशिप, नहीं है रिलेशनशिप, फिर कैसे निकलेगा भाई? इफ दिस इज नॉट द रिलेशनशिप, ये तो नहीं है रिलेशनशिप, निकालनी पड़ेगी भैया मुझे। इसका एरिया निकालना है r का, r को x के टर्म में कैसे लिखेंगे? हाउ r कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं डाल सकता। अगर r को x के टर्म में लिखना है, r को x के टर्म में लिखना है, ये r तो मैंने कहां से लिया है? देखो ये चीज गलती है, शाफ्ट की मैंने बाउंड्री से ले लिया, 2 पाई r तो डाला ही हुआ है, सही है रिलेशनशिप। बस फर्क क्या है, देखो मैंने r को मैंने यहां से लेना चाहिए था ना, क्योंकि टॉर्क निकालना है तो मुझे r सेंटर से दूरी चाहिए, सेंटर से दूरी चाहिए, तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस ये r ये नहीं है। r कहां तक जाएगा?
आर जाएगा मेरे सेंटर तक, तो वो सेंटर क्योंकि मैंने एक लाइन बनाई थी इसलिए एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर है हमारा, दिस इज दी आर। और ये हमारे शाफ्ट का क्या सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो आप तो निकाल सकते हैं। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि आर क्या होगा, सीजी के अबाउट दूरी होगी, नॉट शाफ्ट की बाउंड्री के अबाउट। अब अगर मुझे आर निकालना है, आर कितना होगा, अब अगर मुझे आर निकालना है, आर कितना होगा, आर आर आर, हाँ बेटा बस आर मैंने बाउंड्री से ले लिया था, सेंटर से लेना चाहिए था। तो अगर सेंटर से लेना चाहिए था और बाउंड्री से ले लिया, अब आर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अब आर की वैल्यू लिखोगे, देखो शाफ्ट का जो रेडियस है वो कितना है, 75, ठीक है 150 में। तो ये 75 और बाकी मेरी रिलेशनशिप जो थी साइन थीटा वाली वो कंटिन्यू कर देंगे, साइन थीटा वाली रिलेशनशिप। तो अगर मुझे आर लिखना है तो आर कितनी होगी, आई विल से आर इज इक्वल टू 75 प्लस 75 तक मैं पहुंच गया, ये हमारी वैल्यू कितनी है 75 mm है, ये 75 mm है। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें साइन थीटा लगाया, इसमें साइन थीटा लगाया, तो भी कैलकुलेट किया था मैंने, जब कैलकुलेट किया था तो कितनी वैल्यू आई थी, x बाय रूट। ये मैंने साइन थीटा लगा के कैलकुलेट किया, लिख भी सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज x बाय रूट 2, तो ये हमारी x बाय रूट 2। तो आर कितना हो गया 75 प्लस x बाय रूट 2, ठीक है वैल्यू पुट करो। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे पुट करते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 189.37, अच्छी बात है 189.37, सो 189.37 कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट बाहर आया, आर स्क्वायर डालना है तो इंटीग्रेशन के अंदर चले, तो 75 प्लस x बाय रूट 2 का होल स्क्वायर dx। अब जरा बताना x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके थोड़ थिकनेस विच इज इक्वल टू 4.2 mm। अब इंटीग्रेशन करना आपका काम है, करके दो भैया इंटीग्रेट। ये बाहर वाला कांस्टेंट इकट्ठा करके बताना कितना आ रहा है, 189.37 into 2 पाई, हाउ मच, तो अल्टीमेट टॉर्शनल मोमेंट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 3.14 into 2 6.28 और मल्टीप्लाई करो 189 से, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। बाहर वाले को इकट्ठा करो, अंदर वाले को इंटीग्रेट करता हूं। तो अगर अंदर वाले को इंटीग्रेट करें 1189.84, इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आएगा 75 प्लस x बाय रूट 2 का होल क्यूब डिवाइड बाय होल क्यूब, और क्या होगा, तो डिवाइड बाय होल क्यूब, और क्या करेंगे, x बाय रूट 2 है तो डिवाइड हो जाएगा किससे, डिवाइड हो जाएगा किससे 1 बाय रूट 2 से, तो रूट 2 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, रूट 2 ऊपर आ गया। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 4.2 तक जाएगी, 0 से लेकर 4.2 तक जाएगी। अब लिमिट डाल के बता दो क्या रिजल्ट आ रहा है। ये आपके टॉर्शनल मोमेंट है, दिस इज द टॉर्शनल मोमेंट। सिंपलीफाई कैलकुलेट, वैल्यू किसमें आएगी, न्यूटन में आएगी, न्यूटन को बदल दिया किलोमीटर, यू गेट द रिजल्ट किलोमीटर। 2 पाई, अरे भाई मल्टीप्लाई कर तो दिया 2 पाई को यहां से, ये पूछा तो सही, खुद सोच रहे थे बीच में, 189 को मल्टीप्लाई करवाना 2 पाई से, तभी तो ये आया 1189। लिमिट्स पुट करो, सिंपलीफाई करके बताओ। 3 2 5, टॉर्शनल मोमेंट किलो न्यूटन मीटर में, नेम्स किलो न्यूटन मीटर में, रुको, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया, एरिया आ गया मेरा 2 पाई आर डीएक्स, 1 एमएम छूटा हुआ है, 1 एमएम छूटा हुआ है तो -6 आएगा, 1 एमएम छूटा हुआ तो -6 आएगा। बाकी डिपेंड करती है वैल्यू कितनी बड़ी है, देखो वैल्यू अगर ज्यादा बड़ी आ रही है तो फिर करूंगा, नहीं आ रही है तो वैसे छोड़ दो। 29.23 किलोमीटर मीटर, 29.23 किलोमीटर मीटर, ठीक है फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 29.23 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सबका यार, सबका यार बढ़िया है। देखो अगला सवाल। एल सेक्शन है, सीजी दे रखी है।
सो प्रॉब्लम सेज व्हाट, प्रॉब्लम सेज द टाइप मेंबर ऑफ ISA 80 mm by 50 mm by 8 mm डायग्राम में क्या हुआ है, Fe 410 ग्रेड स्टील इज वेल्डेड टू अ 12 mm थिक गजर प्लेट एट साइड। तो अब साइड पे क्या हुआ है, ध्यान रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज हो जाएगी। यूजिंग ओनली साइड फिलेट वेल्ड, तो यूजिंग ओनली साइड फिलेट वेल्ड, साइड फिलेट वेल्ड मतलब वेल्डिंग आपने कहां कर रखी है, वेल्डिंग आपने साइड पे कर रखी है, तो साइड पे करिए, एंड पे नहीं करिए, साइड फिलेट वेल्ड, ठीक है। डिजाइन अ मोमेंट फ्री वेल्डेड कनेक्शन, मोमेंट नहीं होना चाहिए, टू ट्रांसमिट अ लोड इक्वल टू द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इफ द बिगर लेग इज कनेक्टेड टू द गजर प्लेट। बिगर लेग कौन सी, 80 mm वाली, तो 80 mm वाली गजर प्लेट से आपने कनेक्ट कर रखी है, 80 mm वाली गजर प्लेट से कनेक्ट कर रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ यदि वेल्ड इज प्रोवाइडेड ऑन थ्री साइड, तो ये सवाल हो गया ना, तो मेरे को ये लगा के दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये कनेक्शन है, दिस इज द कनेक्शन, जो बड़ी वाली लेग है वो आपने वेल्ड कर रखी है किससे, गजर प्लेट से, तो ये हमारी गजर प्लेट आई, दिस इज द गजर प्लेट, वो बाद में फिर बता दूंगा उसे। तो जो बड़ी वाली लेंथ है उसको आपने क्या कर रखा है, इस कनेक्टेड टू द गलत प्लेट, तो बड़ी वाली लेंथ को कनेक्टेड प्लेट से गलत कर रखा है। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ हो गई हमारी 80 mm, बड़ी वाली लेग हमारे एंगल की कनेक्टेड है गलत प्लेट के साथ, तो ये हो गया 80 mm। फिर बाद में आपने किया वेल्ड, अच्छा वेल्ड भी कहां कर रखा है, सिर्फ साइड पे कर रखा है, वेल्ड कर रखा है सिर्फ साइड पे, तो वेल्ड कर रखा है सिर्फ साइड पे, एंड पे वेल्डिंग नहीं करी, तो ये साइड पे वेल्डिंग कर दी आपने, साइड साइड पे वेल्डिंग करके दिखा दी, खत्म कर दी। अब साइड साइड पे वेल्डिंग करके तो दिखा दी, अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो सीजी से मार्क करके दे रखी है, ग्रॉस एरिया भी दे रखा है, सीजी भी मार्क करके दे रखी है, सो ग्रॉस एरिया दे रखा है, सीजी भी मार्क करके दे रखी है, ग्रॉस एरिया दे रखा है, सीजी भी मार्क करके दे रखी है। अब सीजी मेरे को चाहिए कौन सी एक्सिस के अबाउट, सीजी ये वाली जो टांगे ये कनेक्टेड है मेरी गजर से, ये कनेक्टेड है गजर से, तो गजर प्लेट यहाँ रखी हुई है। अगर इसी डायग्राम में मैं आपको गजर प्लेट रख के बताऊं तो कैसे रखेंगे, ये गजर प्लेट रखी हुई है, ये गजर प्लेट रखी हुई है, तो अब मुझे जो सीजी चाहिए कहां पे चाहिए, सीजी कौन सी कहलाएगी, सीजी CZZ, तो CZZ कितना हो जाएगा, ये ना CZZ हमारा, जैसे अगर CZZ कितना दे रखा है, CZZ आपको व्हाट इज वैल्यू CZZ गिवन टू यू, CZZ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, CZZ की वैल्यू दे रखी है आपको 27.3, तो ये वैल्यू आपको गिवन है, CZZ इज गिवन टू बी 27.3 mm। इसका मतलब इस डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको CZZ, तो ये हमारी CZZ है, व्हाट इज आवर CZZ हियर, ये देखो जो अनकनेक्टेड लेग है उससे दूरी है ना, ये तो अनकनेक्टेड लेग से दूरी आ गई है, अनकनेक्टेड लेग से दूरी आ गई CZZ। अब बोला मोमेंट फ्री कनेक्शन बनाना है, तो एक तो ये CZZ दे दिया इसने कितना 24 पॉइंट क्या था 3 mm, सो 24.3 mm, ठीक है 24.3 mm, और ये लोड कितना कैरी कर रहा है, लोड कितना कैरी कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ के बराबर, तो पहले तो इसकी स्ट्रेंथ के बराबर निकालना पड़ेगा लोड, फिर आप लोड लगाओगे, दूसरा ये कितना हो जाएगा, बची हुई दूरी बताओगे, बची हुई दूरी 80 माइनस कर दो CZZ, ये कितना है 80 माइनस CZZ, निकाल के बताना कितनी आ रही है, ये हो जाएगी 80 माइनस CZZ व्हिच इज 52.7। अभी मुझे लोड नहीं पता, प्रेजेंटली आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ द लोड कितना लगा रहे हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, निकालते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दैट विल स्ट्रेंथ अपॉन विजुअलाइजेशन क्लियर है यहाँ से, नीचे 27 mm है, नीचे 27 mm है, कौन सी 27, अच्छा 27.3 है, 24 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो नीचे 27 है, तो 27.3, तो ये आपको क्या बना के दिखाया, प्लान बना के दिखाया, जैसे प्लान, और ये मैंने आपको क्या बना के दिखाया, सेक्शन बना के दिखाया, इसी डायग्राम को समझने के लिए, तो प्लान और सेक्शन काट के दे दिया, सो प्लान और सेक्शन काट के दे दिया। अब पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर क्या निकालेंगे भैया, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर आओ, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर किसमें निकालनी है, टेंशन में, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इन टेंशन, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर कितनी होगी, डिनोटेड बाय व्हाट, TDG, TDG किसके बराबर है, ग्रॉस सेक्शन, ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग YAG डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FI कितना है, FI कितना दे रखा है 410 ग्रेड है, यानी 250 बेस से होगा ना, CZZ का मेजरमेंट बेस से होगा, तो वहीं से तो कर रखा है, अरे यार एरो बना दो भाई नीचे तक, लो काटो एरो नीचे तक, सो FI कितना है 410 के लिए 250, 410 के लिए 250। अब निकालना है ग्रॉस एरिया, सो ग्रॉस एरिया कितना होगा, दे रखा है पीछे ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया हाउ मच, ग्रॉस एरिया इज 978 mm स्क्वायर, तो 978 mm स्क्वायर, तो ग्रॉस एरिया आ गया 978 mm स्क्वायर, ऊपर आएगी वैल्यू न्यूटन में, न्यूटन को बदल दो किलो न्यूटन में, सो न्यूटन को बदल दो किलो न्यूटन में, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 कैलकुलेट करके बताओ, ये तो हो गया 0.9 वैल्यू आ गई, 0.9 और कम हो जाएगा 1.1, फिर से 0.9, सो 222.27 किलो न्यूटन। अब ये हमारा लोड लग रहा है आपका, तो आपको इतना लोड लगाना है इसके ऊपर, पर डिजाइन कैसे करना है, सवाल क्या बोल रहा है, डिजाइन करना है मोमेंट फ्री वेल्डेड कनेक्शन, मोमेंट नहीं आना चाहिए, तो मोमेंट नहीं आना चाहिए, तो मोमेंट फ्री वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है, सो मोमेंट फ्री वेल्डेड कनेक्शन, तो टोटल लोड आप ये लगा रहे हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दोनों तरफ की जो वेल्ड लगाई आपने, ये मिलकर टोटल कितना लोड रेजिस्ट करेंगे, ये दोनों मिलकर कितना लोड रेजिस्ट करेंगे 220.7, एक चीज तो ये आ गई। दूसरा, अगर मोमेंट फ्री होना चाहिए, इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों वेल्ड मिलकर जो मोमेंट लगा रहे हैं सीजी के अबाउट, वो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, तो वो भी सेम होना चाहिए। तो अभी मेरे को लोकेशन नहीं पता यहाँ पे कि लोड कहाँ पर लग रहा है, कहीं पर भी लग सकता है, पर ये जरूर पता है, पहली चीज ये वेल्ड लोड को एडजस्ट करेगी, ये वेल्ड भी लोड को एडजस्ट करेगी, कौन से लोड को, इस लोड को, लोड की लोकेशन नहीं पता, समझाने के लिए इसको मूव करा के दिखा रहा हूँ, ये लोड कहीं पर भी हो सकता है यहाँ पे, तो जिस लोड में हिल नहीं आई है, तो अभी मैं ये बना रहा हूँ, ये लोड कहीं पर भी लग सकता है, वो भी लोकेशन निकाल दूंगा बाद में, आई फाइंड दैट लोकेशन। और ये पता है कि इस लोड को रेजिस्ट ये दोनों वेल्डेड पोर्शन मिलकर कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज इसमें जो रेजिस्ट किया वो P1 किया, इसमें जो रेजिस्ट किया वो P2 किया, पहली रिलेशनशिप क्या होगी, पहली रिलेशनशिप तो क्या होगी, P1 + P2 बराबर किसके होगा, P1 + P2 बराबर होगा जो हमारा TDG आया। सो नाउ फ्रॉम फोर्स इक्विलिब्रियम लगा दो, सिग्मा F कौन सी एक्सिस है भैया, ये भी देखना पड़ेगा, बोर्ड के अंदर कौन सी एक्सिस जाएगी, अगर ये YZ है तो बोर्ड के अंदर कौन सी एक्सिस जा रही है, X, तो सिग्मा FX
बराबर 0 होना चाहिए, सिग्मा fx बराबर 0। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, P1 P2 दोनों मिलकर कितना लोड रेजिस्ट करेंगे, P1 प्लस P2 दोनों मिलकर लोड रेजिस्ट करेंगे TDG व्हिच इज इक्वल टू 222.27। ये तो पहली रिलेशनशिप आ गई। दूसरा, फॉर मोमेंट फ्री कनेक्शन, फॉर मोमेंट फ्री कनेक्शन P1 Y1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा Y1 है, ये Y2 मान लो। सो P1 Y1 विल बी इक्वल टू P2 Y2। सो P1 Y1 P2 Y2 के बराबर होना चाहिए, P1 Y1 P2 Y2 के बराबर होना चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दो। P1 Y1 आपने कितना बताया 52.7, 52.7। P2 कितना बताया, P2 आया था सवाल में गिवन 27.3, 27.3। क्या रिलेशनशिप है दोनों में, P1 कितना है P2 का, या P2 बताओ ना, वो बड़ी वैल्यू वहां पर है 2754, दुगना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दुगने से तो कम है। ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप है 1.93। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, निकाल के बताओ P1 कितना आ रहा है और P2 कितना आ रहा है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 P2 आ रहा है 75.84, P2 आ रहा है 75.84 किलो न्यूटन, तो फिर P1 कितना आएगा, छोटा आएगा इससे है भाई। P2 अगर 75 बता रहे तो P1 146 कैसे हुआ, 2222 है, हाँ 2222 है, बट ये उल्टी रिलेशन बता दिया आपने। P1 कितना है 75.86 है, अब P2 बोल सकते हो आप कि 146 है, P2 तो दुगना है ना उसका, P2 है 146.42, तो ये P1 P2 सॉल्व कर लिया। अब क्या बताना लोड कहाँ लगेगा, P1 की वैल्यू छोटी है और P2 की वैल्यू बड़ी है, तो आपका रिजल्टेंट लोड कहाँ लगा होगा, जो TDG है, जो मैं पहले लोकेशन नहीं बता पा रहा था, उसकी आपको लोकेशन भी समझ में आ गई कि TDG कहाँ लगेगी। अगर मुझे TDG निकालनी हो, रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन निकाल सकते हो ना, कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर करके, तो वहीं से पता चल गया TDG कहाँ लग रहा है, ये हमारा TDG लग रहा है, जैसा था TDG, और इसकी और CG के बीच की दूरी भी निकाल सकते हो, पूछा नहीं है पर ये दूरी निकाली जा सकती है, बाद में देखेंगे, कभी तो डिजाइन करना है। अब जब आपको P1 P2 पता चल गया तो लंबाई निकाल सकते हैं, मैंने तो पूरे पे करके दे दी आपको, पूरे पे नहीं होगी। तो अब वेल्ड डिजाइन करना है, लोडिंग आ गई तो वेल्ड डिजाइन करते हैं, वेल्ड डिजाइन करते हैं। पहला, मिनिमम साइज कितनी है वेल्ड की, सो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर के ऊपर, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर के ऊपर 12 mm, 12 mm का मतलब अभी पीछे सवाल किया था आपने 5 mm। देन मैक्सिमम साइज कैसा है, ये स्क्वायर प्लेट नहीं है, राउंडेड है, सो मैक्सिमम साइज ये देखो यहाँ पर राउंडेड है ना, ये देखो राउंडेड है, यहाँ पर कैसी है स्क्वायर आ जाएगी, पर राउंडेड की कितनी है मैक्सिमम साइज ऑफ, सो मैक्सिमम साइज ऑफ 8 mm राउंडेड एज, 8 mm राउंडेड एज, इतनी लेके चलते हैं 3/4 टाइम्स ऑफ टी, सो 3/4 टाइम्स ऑफ टी, टी कितना है राउंडेड का 8 यानी 6 mm, तो ये हमारी 6 mm, और मैक्सिमम साइज ऑफ 8 mm, 8 mm थोड़ी है 12 mm हो जाएगी वो तो। सो जब इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ देखें तो इस तरफ, हाँ है ना, ये थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है और ये थिकर मेंबर है, तो थिनर मेंबर लेंगे। सो 8 mm स्क्वायर एज, 8 mm स्क्वायर एज, ये कितना होगा 8 - 1.5 कितनी 6.5, तो लिमिट आ गई आपकी, मिनिमम 5, मैक्सिमम 6 और 6.5, मैं कितनी प्रोवाइड करूंगा 5 mm दूंगा। सो अज्यूम एस इक्वल टू 5 mm, एस 5 mm आ गया तो थ्रोट थिकनेस भी निकाल सकते हो। सो थ्रोट थिकनेस कितनी होगी 0.7 टाइम्स ऑफ एस, 0.7 टाइम्स ऑफ 5, 3.5 mm, 3.5 mm लंबाई निकालनी है, लंबाई निकालेंगे, ऐड करिए फिलेट वेल्ड है PDW1, दिस विल बी इक्वल टू FU, लंबाई ऑफ द वेल्ड पहले साइड पे थ्रोट थिकनेस अपॉन √3, ध्यान रखना इस बार वेल्डिंग कहां करी है, फील्ड में वेल्डिंग करवा रहा है, साइड पे वेल्डिंग करवा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 410, लंबाई निकालनी है पहले वाले साइड पे, ये आपने 3.5 mm बताया, न्यूटन को कन्वर्ट किया किलो न्यूटन में, डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय √3 इनटू 1.5, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, कहां है हमारा P1 बोला था, P2 बोला था, पहले वाले P1 बोला था, और 75.86, ये है 75.86, यहां से लंबाई निकालो पहले वाले एज पे। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड पहले वाले एज पे 137.34, LW1 कितनी आ रही है 137, 137.34, 137.34, 137.34 है। अच्छा, इसमें कंडीशन लगाए तो, अगर इसमें कंडीशन लगाए तो क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, व्हाट इज कंडीशन अवेलेबल, ये बी से छोटी नहीं होनी चाहिए, बी कितना है हमारा 80 mm, सो इट शुड नॉट बी लेस देन बी 80 mm, फुलफिल हो रही है, ओके। और क्या कंडीशन है ओवरलैप की कंडीशन और क्या है भैया, इट शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ 40 और 40 mm, 40 क्या है 32 mm, 32 mm कितना आ रहा है 40 mm, ओके जाओ भाई तुम। सो अडॉप्ट LW1 इक्वल्स टू 140 mm, 137 चाहिए थी 140 mm दे दिया आपने, तो ये तो हुआ पहला पार्ट। अब दूसरे वाली तरफ PDW2 सेम कहानी, दिस इज इक्वल टू FU LW2 थ्रोट थिकनेस √3 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 410 LW2 3.5 10⁻³ √3 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 और ये वैल्यू है 146.42, ये लंबाई तो उससे भी ज्यादा निकल के आएगी। अब ये लंबाई जब उससे भी ज्यादा निकल के आ रही है तो जब ऊपर वाला सेटिस्फाई होगा तो नीचे वाला होगा ही होगा, तो आपको चेक लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो। अब मैंने यही से बता दिया, जब कम वाली लेंथ सेटिस्फाई होगी तो बड़ी वाली लेंथ तो सेटिस्फाई करेगी करेगी। सो 265.01 mm, सो 265.01 mm, बाकी सारी कैलकुलेशन चल रही है,
सो लिख दो भाई, बोलो कैसे कैसे, शुड नॉट बी लेस देन 80 mm, ओके, शुड नॉट बी लेस देन 4T और 40 mm, 4 × 8 32 mm, इसमें से जो मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम हुई 40 mm, ओके। तो अडॉप्ट कितनी कर सकते हो, 265 mm दे दो उसको। सो अडॉप्ट LW2 इज इक्वल टू 265 mm, खत्म, डिजाइनिंग इज कंप्लीट। डिजाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई और कोई मोमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, वी वोंट बी इंड्यूसिंग एनी मोमेंट। डन। तो करिए सबने, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, रेस्ट में डिस्कस नेक्स्ट क्लास। वेल्डिंग खत्म कर देंगे अगली क्लास में, फिर टेंशन नंबर स्टार्ट कर देंगे। वेल्डिंग में भी फिनिश, टेंशन नंबर भी स्टार्ट।